नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं यहाँ पे संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। तो साथियों, यहाँ पे मैं मतलब जो हिंदी की तैयारी चल रही थी उसके साथ मैंने यहाँ पे सोचा कि थोड़ा संस्कृत की भी तैयारी साथ साथ में की जाएगी, तो हिंदी और संस्कृत दोनों बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। यदि हम संस्कृत की भी तैयारी करते हैं तो हमारी समझ लीजिए उसमें जितना भी व्याकरण होता है, वो चाहे स्वर हो, वो मतलब संधि हो या समास हो या फिर जो वर्ण विचार होते हैं, ये सारी चीज़ें दोनों में एक समान रहते हैं। तो कुछ हद तक दोनों की तैयारी जो होती है वो साथ साथ बहुत अच्छी दिशा में जाती है। तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे संस्कृत प्रश्नों को भी हल कराना आप लोगों के लिए बेहतर समझा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि स्वरों का अपर नाम या दूसरा नाम क्या है। तो क्या सही हो जाता है? ए हो जाएगा, यहाँ पे ए सही हो जाता है, बी सही हो जाता है, सी सही हो जाता है या फिर डी सही हो जाता है। तो यहाँ पे बी सही हो जाता है कि स्वरों का अपर नाम जो है वो अच होता है। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो यहाँ पे अच हो जाएगा, अक हो जाएगा, अल हो जाएगा, अड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि ये भी अच हो जाएगा। स्वर कितने होते हैं? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो स्वर कितने होते हैं? जब संस्कृत स्वरों की बात की जाती है तो उसमें 9 स्वर होते हैं। हिंदी की बात की जाती है तो उसमें 13 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि संयुक्त मिश्रित स्वर कौन कौन हैं? संयुक्त और मिश्रित स्वर कौन कौन? तो यह यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो संयुक्त मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पहला आंसर इसमें सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित जिसका दीर्घ नहीं होता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ली का जो है दीर्घ नहीं होता है। किन स्वर वर्णों का हास्य नहीं होता है? तो यहाँ पे हास्य नहीं पूछा जा रहा है कि किसका हास्य नहीं होता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो साथियों, ए ओ आई औ इसका दीर्घ मतलब हमेशा रहता है, इसका हास्य नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? तो ए सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा या फिर डी सही हो जाएगा। तो इसका जो सवर्णी नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि आपस में सवर्णी है पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है साथियों कि आपस में सवर्णी कौन है। तो री और ली यहाँ पे सवर्णी हो जाएंगे। यहाँ पे छोटा और बड़ा आ का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो मतलब आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ सही हो जाता है इसमें। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कंठ हो जाएगा, तालु हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, फिर दंत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु हो जाता है। ई का उच्चारण स्थान तालु है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि री और बड़ी री का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो चाहे री हो मतलब छोटी री हो या फिर बड़ी, जैसे छोटी ई और बड़ी ई दोनों का उच्चारण स्थान, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का उच्चारण स्थान एक ही जगह से होता है, ऐसे ही इसका भी एक ही स्थान से। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या सही हो जाता है? इसमें आंसर सही हो जाएगा कि ये भी मूर्धा से ही है। यहाँ पे ए आई का उच्चारण स्थान है कि ये कंठ ओष्ठ है, कंठ तालु है, कंठ मूर्धा है, कंठ दंत है। तो साथियों, आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? तो ये सही हो जाता है बी। इसमें कंठ स्थान जो है वो उच्चारण स्थान कंठ तालु को माना जाता है। ओ आओ का उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कंठ तालु हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, तालु नासिका या फिर दंत नासिका। तो इसमें क्या सही हो जाता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे कंठ ओष्ठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। अब स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न पूछा जा रहा है कि जो स्वर होते हैं उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्पष्ट होता है, विवृत होता है, ईषद विवृत होता है, समृत होता है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि इसका स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत होता है।
तो यहाँ पे जितने भी लोग टीटी की या फिर सुपर टेट की तैयारी करने में लगे हैं उनके लिए ये प्रश्न समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी जो है, बहुत ही अच्छी दिशा में उनको ले जाने वाला है। आप लोग ऐसे ही 10-10, 15-15 प्रश्न जो भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं, यदि आप रेगुलर इसकी तैयारी करते हैं तो आपकी समझ लीजिए यदि जो है आपने तैयारी कर ली है तो आपका रिवीजन होता रहेगा, और यदि आपने नहीं की है तो जो हमारे नए विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं तो वो जो है इससे उनकी हेल्प होगी, और यहीं से प्रश्न बनते हैं, ऐसे ही प्रश्न उसमें आने वाले हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई और ई, आ और आ, या फिर री और ली, ये और औ। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये तीनों जो हैं यहाँ पे आपस में सवर्णी हैं, जबकि ए और औ जो हैं वो आपस में सवर्णी नहीं हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो उदांत अनुदांत स्वरित हो जाएगा, संवार विवार श्वास हो जाएगा, नाद घोष अघोष हो जाएगा, संवार नाद और घोष हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है सही, तो यहाँ पे सही हो जाता है कि जो स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है वो उदांत अनुदांत और स्वरित होता है। उदांत अनुदांत और स्वरित होता है। किसका बाह्य प्रयत्न, तो स्वरों का। अगला प्रश्न है कि री और ली के परस्पर कितने भेद होते हैं। तो इसका भेद, इसका सही हो जाएगा कि इसके भेद कितने होते हैं, ए बी सी डी। तो कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसके भेद जो होते हैं वो 30 होते हैं। आ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए बी सी या फिर डी। तो इसमें क्या सही हो जाता है, इसमें सही हो जाता है कि इसके जो भेद होते हैं वो होते हैं 18। तो आ ई उ री इसके जो होते हैं वो कितने होते हैं, 18 भेद होते हैं, जबकि री और ली के 30 भेद होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ध्वनि है जिसको जो है अन्य स्वरों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो इसमें क्या सही हो जाता है, इसमें सही हो जाएगा कि जो हमारे स्वर होते हैं, जो स्वर होते हैं उनको किसी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, केवल स्वर। तो इसमें क्या सही हो जाता है, इसमें सही हो जाता है ए कि ये हास्य स्वर होते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो द्विमात्रिक होते हैं दीर्घ स्वर, हास्य स्वर, या फिर द्विमात्रिक क्या कहलाते हैं, मतलब कि दीर्घ स्वर, हास्य स्वर, प्लुत स्वर या फिर व्यंजन। तो जो दीर्घ होते हैं, द्विमात्रिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दीर्घ, जिसमें द्वि मात्रा लगती है उसी को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पे त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे हास्य हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा या फिर स्वर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। जिसमें 3 मात्राएं लगती हैं उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी। तो वेदों में किसका उच्चारण होता है, तो वहाँ पे हो जाता है प्लुत स्वर। जो वेद पुराण है तो उसमें प्लुत स्वर का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, सही हो जाता है ए। तो आ ए औ जो होता है तो ये जो है इसका इन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। क्या होती है, गुण होती है। गुण संधि नहीं पूछी जा रही है, संज्ञा पूछी जा रही है। जब गुण संधि की बात आती है तो उसमें ए ओ औ यही सारी ए और ओ होता है उसमें। और इसमें संज्ञा की बात, गुण संज्ञा की बात कही तो उसमें आ ए ओ तीनों आ गया है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं।
तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा या फिर डी सही होगा। किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है कि ए, आ ए औ, इसकी जो होती है वो वृद्धि संज्ञा मतलब वृद्धि संज्ञा होती है। और छोटा आ और ए और ओ जो होता है उसमें गुण संज्ञा होती है। अब यहाँ पे महेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की गणना कितने स्वरों में कितने सूत्रों में की गई है, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो कितने में हुई है ये बताना है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें स्वर वर्ण जो होते हैं वो कितने स्वरों में इनकी गणना की गई है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है, ये यहाँ सही हो जाएगा बी। क्या सही हो जाता है, बी, कि उसमें 4 जो होते हैं 4 स्वर वर्णों में वहाँ पे गणना की गई है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं जो पिछले मतलब परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। तो यूपीटीटी में इस प्रकार के प्रश्न ये वहाँ पे आ चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर के ये मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेहद आसान प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, तो कितने होते हैं स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उसके कितने वर्ग होते हैं, 2 होते हैं कि 5 होते हैं कि 4 होते हैं या फिर 3 होते हैं। आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके कितने वर्ग होते हैं। तो क्या सही होगा इसका बी हो जाएगा कि ये 5 होते हैं। 5 कैसे हैं, काखा काखा अंगा चचा चचा इया टठन ठठाना तथा तथना पापा बाबा माँ। तो इस प्रकार के जो 5 लाइन होती है, जो 5 वर्ग होते हैं उसी को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ पे है गा व्यंजन है, तो गा व्यंजन किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि ये अंतस्थ व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है। हमने अभी आप लोगों को हिंट के लिए बता भी दिया है। तो ये किसके अंतर्गत, स्पर्शी व्यंजन के रूप में ये आता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण यहाँ पे है कि इसमें जो है कितना कौन कौन से अंतस्थ वर्ण है। तो इसमें शा शा शाहा या रा लावा या रा लावा या फिर छा त्रा ज्ञा या फिर गा घा घा। तो इसमें क्या सही हो जाता है कि अंतस्थ वर्ण, तो या रा लावा यही अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ऊष्म व्यंजन पूछा जा रहा है, तो या व राला हो जाएगा, चा छा जा झा इया हो जाएगा, फाफा बाबा मा या फिर शा शा शाह। तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन की जब बात आती है तो यही जो है चारों ऊष्म व्यंजन के रूप में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से हास्य स्वर नहीं होते हैं, तो हास्य इसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या सही हो जाता है, सही हो जाता है इसमें सी। इसके मतलब हास्य स्वर मतलब ये हास्य नहीं होता, हमेशा ये दीर्घ में ही होता है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये ए है कि बी है कि सी है कि डी है। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो कौन सा स्वर इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये सही हो जाता है कि यहाँ पे हो जाएगा ली, ये स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि छा मिल करके बना है, तो किससे मिल करके बना है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, फिर डी सही हो जाएगा। तो जो आ होता है वो किससे मिलकर, का और सा से मिल करके बना होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है, ए सही हो जाता है। अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये आप देखिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न को वो कितनी बार एग्जाम में दोहरा चुका है। यहाँ पे ये आंसर इसमें सही हो जाएगा कि अंतस्थ वर्ण जो है वो यण जो प्रत्याहार है या व राला यही इसी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा या फिर सी या फिर इसमें डी सही हो जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन के रूप में इसको बी को यहाँ पे हम क्या करते हैं
ये विज्ञा को यहाँ पे माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्वर हास्य नहीं होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका हास्य नहीं होता है, ली है, री है, बड़ा ऊ है या फिर औ है। तो कौन सा स्वर जो है वो हास्य नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है आंसर। यहाँ पे इसका हमेशा जो है ये दीर्घ में ही होता है। संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें हो जाएगा ए, बी, सी या फिर डी। तो अयोगवाह की जो संख्या यहाँ पे पूछी जा रही कितने हैं, तो ये अयोगवाह 4 होते हैं हमेशा। अब यहाँ पे है संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों मतलब अच की संख्या कितनी है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों मतलब अच की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, सही हो जाएगा यहाँ पे बी, कि जो अच हैं, जो स्वर हैं वो कितने हैं, तो वो 9 हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ऊष्म वर्ण नहीं है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि ए है, कि बी है, कि सी है या फिर डी है। तो ऊष्म ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे यह जो या है ये क्या हो जाएगा, ये अंतस्थ के अंतर्गत यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊष्म वर्ण नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे का या फिर पा या फिर टा, तो ये सब किसके अंतर्गत, ये स्पर्श के अंतर्गत आते हैं, जबकि या जो है वो स्पर्श के अंतर्गत नहीं आता है, ये यण प्रत्याहार या फिर अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, तो का वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनको हम कहते हैं ऊष्म कहते हैं, स्पर्श कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या फिर सरस कहते हैं। तो क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा कि हम उनको स्पर्श व्यंजन के रूप में उनको हम जानते हैं। तो जो हमारा पंचमाक्षर है पूरा, जो का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या ठ ठ डा ता था ना पा 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 मा, इस प्रकार के जो पांचों वर्ग होते हैं उनको हम क्या स्पर्श व्यंजन के रूप में स्पर्शी व्यंजन उनको कहते हैं, या फिर उनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन भी ये कहलाते हैं। तो इनको हम जो है स्पर्श व्यंजन के रूप में हम जानते हैं। तो और जो है ऊष्म हो जाता है, अंतस्थ हो जाता है या संयुक्त हो जाता है, इतने सारे उसमें व्यंजन होते हैं, लेकिन जो हमारा का वर्ग होता है वो हमारा स्पर्श के अंतर्गत आता है। साथियों यहाँ पे हमने वर्ण विचार को आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है मॉडल पेपर के रूप में, और आप लोग इसको पढ़ते हुए और अपना रिवीजन करते हुए देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न यूपीटीटी में या फिर सुपर टेट में यही सारे प्रश्न जो हैं वो तैयारी के लिए बार बार आते रहते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे से और बढ़िया दिशा में ले जाइए, और जो है अपने एग्ज़ाम को जो है आसान बनाइए। तो धन्यवाद।